जीसी क्लासेज में एनवायरमेंटल साइंस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए, आज जो बात करते हैं एनवायरमेंटल साइंस की यूनिट 9 के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए था? टाइगर के कंजर्वेशन के लिए था। ये हेडलाइन से टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। तो प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए था? टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए थे, यानी बाघ संरक्षण के लिए था। तो सबसे पहले बात तो यही थी कि बाघ संरक्षण यानी कि टाइगर्स के कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि IUCN की जो रेड लिस्ट जारी की गई थी, उस रेड लिस्ट के अंदर भी क्या किया गया? बाघ को एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी खतराग्रस्त जातियों की इंक्लूड किया गया। खतराग्रस्त वे जातियां होती है जिनके ऐसी स्पीसीज एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज या ऐसे एनिमल्स जो संख्या में बहुत कम मौजूद है और अगर उनका टाइम रहते हुए उनकी देखभाल नहीं की गई, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया, संरक्षित नहीं किया गया, तो वो आने वाले टाइम में लुप्त हो सकते हैं। तो टाइगर भी इसी कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। तो भारत में देखा गया कि 1972 के अंदर, यानी भारत एक ऐसा वर्ल्ड का पहला कंट्री था जिसने बाघ की संख्या को काउंट किया था, यानी कि बाघ के लिए भी उन्होंने क्या चलाया था? टाइगर सेंसस किया था, यानी कि बाघों की गणना की थी 1972 के अंतर्गत। और बाघों की गणना की तो वहां से पता चला कि जिस तरह से बाघों की संख्या कम हो रही है तो उसको संरक्षण प्रदान किया जाना जरूरी हुआ। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ कि जो प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन चलाया गया, बाघों का जो संरक्षण प्रदान किया गया, वो संरक्षण प्रदान करने के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत कब से हुई? इस टाइगर सेंसस के बाद, इस गणना होने के बाद 1972 के बाद में प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 के अंतर्गत क्या कर दिया गया था? वह यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया था। लॉन्च किया गया और इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? भाई पलामू झारखंड से और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड से, यानी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट और झारखंड के पलामू से इस प्रोजेक्ट टारगेट को सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। यहां से बात की गई थी कि हमको भाई टाइगर्स को क्या करना है? संरक्षण प्रदान करना है, यानी टाइगर्स का कंजर्वेशन करना है। तो देखिए, थोड़ा सा हम अगर देखें कि इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रियल में हुआ क्या था, इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रियल में हुआ क्या कि जब 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया तो प्रोजेक्ट टाइगर के साथ में नो टाइगर रिजर्व शुरू हुए थे। यहां पर जो 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था तो उसके साथ में हमारे कंट्री के अंदर नो टाइगर रिजर्व बनाए गए, ठीक है, जिसमें से हमारा जो राजस्थान का रणथंभौर है वो भी यहीं से 9 टाइगर रिजर्व की कैटेगरी के अंदर उसको भी शुरुआत किया गया था कि यहाँ भी भाई बाघों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ कि ऐसा जब प्लान बना तो भाई 1973 के अंतर्गत जब किसी प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, टाइगर्स को कंजर्वेशन प्रदान करना है, तो अब जाहिर सी बात है कि जब आप टाइगर्स को क्या करोगे? कंजर्व करोगे, तो किस तरीके से करोगे? कैसे संरक्षित करोगे? तरीका क्या होगा? तो ये जो तरीका है टाइगर्स को कंजर्व करने की, संरक्षित करने की बात, तो ये किसका पार्ट हो गया? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा हो गया, वन्य जीव के प्रबंधन का हिस्सा हो गया। और वन्य जीवों के प्रबंधन के इस हिस्से के अंदर जब हम देखते हैं कि किसी भी जीव को जब संरक्षित करने की बात आती है तो उसके लिए एक एरिया डिसाइड करना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसको कंजर्व या संरक्षित किया जाएगा। IUCN ने अपनी 6 कैटेगरी के थ्रू सबको, पूरे वर्ल्ड को समझा रखा है कि किसी भी वन्य जीव को आप इस तरह से आप संरक्षित कर सकते हो। तो बस वहीं से हमको ये पता चला कि इस तरह से टाइगर्स को जब हमको संरक्षित करना है तो टाइगर संरक्षित करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी? कोर बफर जोन स्ट्रेटेजी। कोर बफर जोन स्ट्रेटेजी को हम पहले पिछली क्लासेज के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कोर जोन एक ऐसा संरक्षित एरिया होता है जिसके अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। वन्य जीवों को किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी वहां पर अलाउ नहीं होती है। दूसरी तरफ जो आपकी जो बफर स्ट्रेटेजी थी, बफर स्ट्रेटेजी में हमने ये कहा था कि बफर स्ट्रेटेजी, जो बफर जोन होता है वहां पर रिसोर्सेज का यूज लेना, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बाहर से कोई भी यूटिलाइज नहीं कर सकता है। वहां पर बफर जोन में रहने वाली वहां की आदिवासी जो जनजातियां होती है, जो वहां की लोकेलिटी होती है,
उन लोगों को उनकी क्या कहते हैं अलाउ कर दिया जाता है कि जो उनके आदिवासियों की जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है, उनकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है, जिसके अंदर उनका हो सकता है कि वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर कुछ कल्टीवेशन करते हो या कोई चीज़ों को यूटिलाइज करते हो, तो उन लोगों को तो वहाँ पर क्या कर रखा है, उनको रिलीफ दे रखा है कि हाँ भाई कि वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो ये हुआ कि बफर जोन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स है उसको कोई भी नुकसान आके पहुँचा दे, ऐसा नहीं है। तो कोर और बफर जोन स्ट्रेटेजी पर आधारित है ये टाइगर्स के कंजर्वेशन। सबसे पहली बात ध्यान रखना, एमसीक्यू पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, अपन ने यहाँ पर कोर बफर स्ट्रेटेजी बोला है, न कि कोर बफर ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी, जो कि अक्सर 3 जोन के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन यहाँ पर किसके हिसाब से चलता है, ये कोर बफर स्ट्रेटेजी। कभी भी इसको कोर बफर ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी नहीं कह देना है, ठीक है। यानी कोर बफर स्ट्रेटेजी पे आधारित होता है और इस तरह से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइगर का कंजर्वेशन चलाया जाता है। अब बात आई कि 1972 में आपने गणना कर दी, उससे देख लिया कि बाघों की संख्या की क्या सिचुएशन थी, उसी आधार पर प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया, लॉन्च कर दिया गया। तो देखिए क्या हुआ कि हमारे जो कंट्री के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था आपका, वन्य जीव का प्रोटेक्शन, कि वन्य जीवों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए एक अधिनियम लाया गया, ठीक है। वन्य जीवों को बचाने के लिए अधिनियम लाया गया था, क्योंकि उस वक्त क्या था, जिस तरह से वन्य जीवों का शिकार वगैरह किया जाता, तो इस शिकार को रोकने के लिए, जंगलों के अंदर शिकार को रोकने के लिए क्या किया गया, ये अधिनियम लाया गया 1972, ठीक है। किस सेक्शन के अंतर्गत आया, सेक्शन 5A के अंतर्गत इसको 1972 के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये अधिनियम लाया गया था। और आपका जो इस अधिनियम के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, वो मेजर अमेंडमेंट कब हुआ है, 2006 में। 2006 के अंदर इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या कर दिया गया था, बदलाव किया गया था, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया था। तो अब देखिए यहां से आपको कि अच्छे से हम जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ हो, जो भी कोई भी प्लांट एनिमल हो, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सब चीजें किसके अंतर्गत है, वह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत है। तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जब आया, तो इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसा तो फील होने लग चुका था कि हमको अलग से एक पर्यावरण मंत्रालय की जरूरत है, ठीक है। जो अलग से अब तक क्या था कि इस 1985 से पहले, इस 1985 से पहले हमारे कंट्री में क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट था, ठीक है। एनवायरनमेंट को सिर्फ एक विभाग के रूप में माना जाता था, किसी तरह का कोई मंत्रालय वगैरह के रूप में उसको देखा नहीं गया, ठीक है। तो वो एक पर्यावरण का, एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट बना हुआ था हमारे कंट्री के अंदर, और वो चल रहा था, अपना काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ 1985 के अंतर्गत पर्यावरण एंड फॉरेस्ट मंत्रालय, इसका क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है। पर्यावरण और जंगलों से रिलेटेड जो मंत्रालय था, इसका 1985 में क्या कर दिया गया था, वही गठन कर दिया गया था, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था, सही बात है। तो अब क्या हुआ कि ऐसा जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट को एस्टेब्लिश किया गया 1985 के अंतर्गत। तो अब क्या हुआ कि ऐसा लगा कि अभी भी बात पूरी नहीं हुई है, पर्यावरण या एनवायरमेंटल साइंस के हिसाब से अभी भी बात पूरी नहीं लगी। तो ऐसा किया गया कि 2014 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया। नाम चेंज करके सिर्फ इतना सा किया गया, जो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मंत्रालय था, उसी के एनवायरमेंट फॉरेस्ट मंत्रालय के अंदर क्लाइमेट चेंज, इस नाम को भी क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। तो ध्यान रखना, बोलचाल की लैंग्वेज के अंदर हम सिर्फ ये बोल देते हैं पर्यावरण मंत्रालय, लेकिन रियल में पर्यावरण मंत्रालय अपने आप में क्या है, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। 2014 में इसका नाम चेंज किया गया था। बाकी पर्यावरण मंत्रालय की स्टेब्लिश कैसे हुआ था, 1985 में हो गया था। और उसके लिए जो एक्ट आया था, एक्ट क्या आ गया था आपका, वन्य जीव के लिए अधिनियम आ गया था 1972 के अंदर, ठीक है। यानी कि अधिनियम पहले आया और उसके बाद में पर्यावरण मंत्रालय 1985 में आ गया। तो एग्जाम पर्पज से भी ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब तो बात ये करते हैं कि अब इस तरह का जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972, ठीक है, तो इसने क्या किया कि वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या किया गया, एक बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। तो
अधिनियम था अपनी जगह, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, यह अधिनियम अपना काम कर रहा था। इस अधिनियम के तहत जंगलों के अंदर शिकार वगैरह की रोकथाम की गई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से क्या हो कंट्रोल किया जा सके, वाइल्ड लाइफ को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए एक नेशनल बोर्ड की गठन किया गया। राष्ट्रीय बोर्ड था जो वन्य जीवों के लिए बनाया गया था। वो कब बनाया गया था? आपका 2003 में, ठीक है। 2003 के अंदर इस नेशनल बोर्ड का क्या कर दिया गया भाई, यहाँ पर NBW का गठन कर दिया गया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है NBW ये सब NBWL ये सब किसके लिए काम कर रहे थे? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अपन तो अपना टॉपिक क्या चल रहा है भाई? प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, टाइगर को संरक्षित करना। तो क्या हुआ कि 2005 के आसपास की घटना है ये, कि 2005 के अंदर अप्रैल के आसपास देखा गया कि सरिस्का में से, जो राजस्थान के अंदर सरिस्का है, वहां से क्या हो गया, बाघ गायब हो गए, डिसअपियरेंस, मतलब कि बाघ दिखाई देना बंद हो गया, दिखाई नहीं दिए। तो गवर्नमेंट को जब पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पता चला कि इस तरह से क्या हो गया कि सरिस्का से बाघ वगैरह सारे क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, कोई भी बाघ वहां पे मौजूद नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि अगर हमने टाइम रहते हुए इन टाइगर को अगर संरक्षित नहीं किया तो आने वाले टाइम में पूरे ऑल ओवर इंडिया में से टाइगर की ये जाति समाप्त हो जाएगी। तो उसी वक्त इस सरिस्का की इस घटनाक्रम के बाद में दिसंबर 2005 के अंदर क्या हुआ, अप्रैल 2005 के अंदर तुरंत क्या किया गया, उस सरिस्का की घटना के हिसाब से क्या कर दिया गया, टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया गया। ध्यान रखना, सरिस्का की बाघों के गायब होने की इस तरह की घटना जहां से बाघ दिखना बंद हो गए, उसी घटनाक्रम के अंदर 5 मेंबर की टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया गया, ठीक है। यहाँ पर इसमें 5 मेंबर थे। कौन 5 मेंबर थे उनके नाम से अपने को लेना देना नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि टाइगर टास्क फोर्स की बात कब हुई थी पहली बार? अप्रैल 2005 में हुई थी। और अप्रैल 2005 में जब ये टाइगर टास्क फोर्स का जब गठन कर दिया गया, किसके बिहाफ पर गठन किया गया? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBW ने इस टास्क फोर्स को गठित किया गया, ठीक है। किसके कहने पर गठित किया गया? प्रधानमंत्री, ठीक है। यहां पर किसका था? प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि लोगों के अंदर जब इस तरह की बातचीत चलने लगी, बस हर जगह पे मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में चला कि सरिस्का में से बाघ वगैरह वहां पे मौजूद नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री PM ने क्या किया कि इस टाइगर टास्क फोर्स का क्या किया, गठन किया, जो कि 5 मेंबर की थी अप्रैल 2005 में। और इन्होंने जब स्टडी की, एक रिपोर्ट तैयार करी इन्होंने अपनी, इन 5 मेंबर ने, उस रिपोर्ट के बिहाफ पर इन्होंने क्या रिकमेंड किया? इन्होंने रिकमेंड किया कि हमको बहुत ही जल्दी एक प्राधिकरण को एस्टेब्लिश कर देना चाहिए, एक प्राधिकरण को एस्टेब्लिश कर देना चाहिए जो टाइगर से रिलेटेड कंजर्व करे, जो टाइगर को संरक्षित करे। अदरवाइज बहुत ही जल्दी क्या होंगे, हमारे इंडिया से टाइगर क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो बस इस 5 मेंबर की इस रिपोर्ट के बेस पे रिकमेंडेशन हुआ और तुरंत आनन फानन में क्या हुआ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि यहां से फिर क्या हुआ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को इस्टेब्लिश किया गया। और कब? बहुत ही जल्दी किया गया, दिसंबर 2005 में, ठीक है। तो NTCA एक एग्जाम के के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको प्रोजेक्ट टाइगर का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे हो सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड कौन सा प्राधिकरण आता है, तो वो कौन सा आपका NTCA है। कब स्टेब्लिश हुआ? दिसंबर 2005 में हुआ। किसकी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे? टाइगर टास्क फोर्स की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पर इसका क्या हुआ, अथॉरिटी या प्राधिकरण का गठन हुआ। सही बात है, ठीक है। जब ये आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दिसंबर 2005 में बनी, तो फिर क्या हुआ कि इसने जो प्रोजेक्ट इसने भी स्टडी की कि वाकई में ऐसा हुआ क्या, जिसकी वजह से कि भाई कि ये टाइगर वगैरह की संख्या कम हुई। तो इनको लगा कि अब जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 के अंतर्गत जो लॉन्च किया गया था, इस लॉन्च करने के बाद में अब जरूरत पड़ गई है कि इस प्रोजेक्ट टाइगर को वापस क्या किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए, कि इस प्रोजेक्ट टाइगर को नए तरीके से, नए सिरे से और सही ढंग से
चलाया जाए, जिससे कि बाघों की संख्या को मेंटेन किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, क्या बोलोगे भाई, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को वापस से रीऑर्गेनाइज या मैनेज किया, किसने किया भाई, एनटीसीए ने किया। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर को रीऑर्गेनाइज करने का काम किसने किया था, इस राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किया था। बराबर बात है। बस अब आपका क्या हो चुका, दिसंबर 2005 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण आ गया, प्रोजेक्ट टाइगर को वापस से रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि इस एनटीसीए के बारे में थोड़ा सा और हमको जानकारी डिटेल से पता होना चाहिए। ठीक है, वो इस तरह से जरूरी है यहाँ पर कि जो आपका ये एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इस राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का जो चेयरमैन होता है, इस एनटीसीए का जो चेयरमैन होता है वो कौन सा होता है, पर्यावरण मंत्रालय का पर्यावरण मंत्री, मिनिस्टर। पर्यावरण मंत्रालय का जो पर्यावरण मंत्री होता है वही इसका चेयरपर्सन होता है, वही इसका चेयरमैन होता है एनटीसीए का। 3 मेंबर पार्लियामेंट के होते हैं, एक राज्यसभा से और 2 लोकसभा से होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर के अंदर, यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर के अंदर कौन आता है, जो आपका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जिस तरह से आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होता है, एसीएफ होता है, उसी तरह से ऊपर हायर लेवल पे क्या होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होता है। जो इंस्पेक्टर ऑफ जनरल फॉरेस्ट होता है वो इस एनटीसीए के सेक्रेटरी के रूप में, इस एनटीसीए के सेक्रेटरी के रूप में मौजूद होता है, और वो इसका क्या होता है, इस कमेटी का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, और रियल मायने में ये प्रोजेक्ट टाइगर का क्या होता है, इंचार्ज होता है। इसी को क्या बनाते हैं अपन, प्रोजेक्ट टाइगर का इंचार्ज बनाए। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर का जो इंचार्ज होता है वो क्या होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होता है, और ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है किसका, एनटीसीए का होता है। तो बस इन सभी ये जो मेंबर्स आपके सामने हैं, इन्हीं यही मेंबर क्या करते हैं, एनटीसीए का गठन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आपको यहां से तो ये पता चल गया कि भाई पर्यावरण मंत्रालय का मंत्री एनटीसीए का क्या होता है, चेयरमैन होता है। इसी तरह से जो आपका नेशनल बोर्ड है, इसी तरह से जो आपका नेशनल बोर्ड है, इस नेशनल बोर्ड के अगर एनबीडब्ल्यूएल की बात करें, अगर एनबीडब्ल्यूएल की बात करें तो इसका भी जो चेयरपर्सन होता है, इसमें भी एक क्या होता है, चेयरपर्सन होता है। तो यहां पर चेयरपर्सन कौन होता है, पीएम होता है। चेयरपर्सन कौन होता है यहाँ पर, पीएम यानी प्रधानमंत्री होता है। और इसी का जो वाइस चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन कौन सा होता है, आपका पर्यावरण मंत्री। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह का एमसीक्यू में पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए एनटीसीए में क्या गठन होता है। एनटीसीए कब आया, 2005 में आया था। बस एनटीसीए प्राधिकरण के 2005 में गठन के बाद से ही फिर हर साल भारत के अंदर 2006 में फिर टाइगर सेंसस हुआ, 2010 एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में, हर 4 साल बाद में क्या होता है, टाइगर की क्या होती है, गणना की जाती है। ठीक है, टैग मार्क पहले 2006 के अंदर टैग मार्क लगाया जाता था, उस टैग मार्क के बेसिस पर क्या करते थे, हर बाघ को काउंटिंग कर दिया जाता था। कैमरा ट्रैपिंग मेथड है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके बेस पर क्या करते हैं, जंगलों के अंदर टाइगर्स को काउंट किया जाता है। आपके लिए जो आपके जो ये लिखी है सामने 2006, 10, 2014, 2018 और अब कब होनी है, 2022 के अंदर होनी है। ठीक है, टाइगर की गणना। तो 2018 के अंदर जब टाइगर्स को हर 4 साल के अकॉर्डिंग, एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के हिसाब से जब एम स्ट्रिप्स की बात की गई, किसकी बात की गई, एम स्ट्रिप्स एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। इस एंड्रॉयड की एप्लीकेशन के थ्रू 2018 के अंदर बाघों की गणना की गई थी। पहली बार भारत में ऐसा हुआ था कि जो पड़ोसी देश थे, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, इनकी मदद भी साथ में ली गई टाइगर की गणना में, क्योंकि डबल काउंटिंग हो सकती है। इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए ही फिर इन कंट्री की हेल्प से क्या किया गया था, टाइगर्स की गणना की गई थी। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा ये ध्यान भी रखना है एग्जाम पर्पज से कि 2006, 2010, 2014, 2018, ठीक है, ये सब क्या थे, टाइगर के हर साल 4 साल पे टाइगर की गणना करने की तारीखें थी। अब टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड, जो टाइगर कंजर्वेशन बाघों को संरक्षण प्रदान करने का काम किस तरह से होता है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि एनटीसीए क्या काम करता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था ये किसके बिहाफ पर है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे हुआ ये सब। और इन बागों का जो संरक्षण हो रहा है ये भी, इसमें फंडिंग भी किसकी हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो रही है। इसके लिए अलग से अब टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि अब यहाँ पर जो बाघों का जो संरक्षण होता है, कहने का मतलब क्या हुआ, अब जो बाघों को संरक्षण करने के अंदर एनटीसीए का रोल क्या होता है वो हमको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जब कभी आपको किसी जगह पर बाघों को संरक्षण प्रदान करना है, टाइगर को रिजर्व करना है, तो उस टाइगर रिजर्व करने वाला जो कोर एरिया है, जो कोर बफर जोन जिसको आपको डिसाइड करना है, उस पर्टिकुलर जगह के को डिसाइड करने का काम कि इस एरिया को कोर बफर जोन डिसाइड तो करना है, तो वो नोटिफाई करने का काम कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखना कौन काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन किसके बिहाफ पर, एक्सपर्ट कमेटी के बिहाफ पर, कि आपको एक्सपर्ट कमेटी का गठन करना है और ये एक्सपर्ट कमेटी के साथ मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एरिया को आपको कोर बफर जोन के रूप में देखना है, कि टाइगर को रिजर्व करना है तो वो एरिया कैसा होना चाहिए। ये सब डिसाइड कौन करता है, आपका एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करता है। और उसी के बिहाफ पर स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया को क्या कर देती है, नोटिफाई कर देती है। एक बार जब कोई एरिया को नोटिफाई कर चुके, जैसे ये आपका एरिया नोटिफाई कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट कमेटी के बिहाफ पर, तो अब अगर इस एरिया को अगर कभी चेंज करना हो, इसकी बाउंड्री को अगर चेंज करना हो, तो मान लीजिए इस कोर बफर जोन की बाउंड्री को अगर चेंज करना है तो ये डिसाइड कहां से कौन करेगा, बाउंड्रीज अगर चेंज करनी पड़े, मान लीजिए इसको कम करना है, ज्यादा करना है, तो ये होगा बाउंड्री चेंज करने का काम किसके बिहाफ पर, एनटीसीए। एनटीसीए डिसाइड करेगा। एनटीसीए की बिना मर्जी के स्टेट गवर्नमेंट इस बाउंड्री में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है। बस वो तो ये था कि उसका काम एक बार ही था कि जब वो टाइगर रिजर्व को जब डिसाइड करना था तो उस कोर बफर जोन को जो डिसाइड करना था वो नोटिफाई करने का काम किसके थ्रू हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो गया। अदरवाइज अब जब भी बाउंड्री को जब चेंज किया जाएगा तो वो किसके बिहाफ पर किया जाएगा, एनटीसीए के बिहाफ पर किया जाएगा। और एनटीसीए किसके साथ काम करेगी, एक्सपर्ट कमेटी के साथ। एनटीसीए किसके साथ करेगी, जो भी इससे रिलेटेड एक्सपर्ट कमेटी है उसके साथ ही काम करेगी। तब जाके ही किसी भी टाइगर रिजर्व की क्या कर सकते हो, बाउंड्री को चेंज कर सकता है, टाइगर कंजर्वेशन एरिया की बाउंड्री को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप कभी भी स्टेट गवर्नमेंट उसको कभी भी न तो डी नोटिफाई कर सकती है, तो नोटिफाई कर दिया तो कर दिया, उसको दोबारा से किसी भी टाइगर रिजर्व जोन को डी नोटिफाई करना संभव नहीं है। तो आप यहां तक समझ चुके होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट तक का क्या रोल रहता है, यहां पर एनटीसीए का रोल क्या रहता है, ठीक है। तो ये एक लिंक है। बहुत बार क्या है बुक्स वगैरह के अंदर ये सब चीजें दे तो रखी है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या कंफ्यूजिंग है कि कई बार टाइगर टास्क फोर्स के बारे में कुछ और बता दिया जाता है, एनटीसीए के बारे में और कुछ बता दिया जाता है, तो हमको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा एक चार्ट के फॉर्म में है। अगर इस चार्ट के फॉर्म में हमने इसको इस प्रोजेक्ट टाइगर का अगर इसको समझ लिया है तो हमारा अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा कुछ आना है तो वो यहाँ से पूछ सकता है। अदरवाइज कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए, जैसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है, तो नागपुर आपका। इस तरह की छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो टाइगर रिजर्व से संबंधित है, जैसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो वो आपका नागपुर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जानकारी भी हमारे पास में होनी चाहिए। वर्तमान में पर्यावरण मंत्रालय की क्या स्थिति है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमको पूरा दे रखा है सिलेबस में, वो भी हमको पढ़ना आगे चलकर। तो लेकिन बेसिकली जो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है आपका बिल्कुल इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना क्या है, बहुत ज्यादा है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ तक इस टॉपिक को समझाए। आगे टाइगर कंजर्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, जो भी टाइगर रिजर्व है, ये जो 9 टाइगर रिजर्व है हमारे इंडिया के अंदर, इन सब के नाम और कौन से स्टेट में मौजूद है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये अपना जो इंडियन जीके है
इंडियन जनरल नॉलेज है, इंडिया जियोग्राफी है, उसका भी ये पार्ट है, तो वहाँ से भी इसको याद किया जा सकता है। राजस्थान जियोग्राफी के अंदर भी हम टाइगर रिजर्वेशन कहाँ पर किया जाता है उसको भी हम देख सकते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसा वाला हिस्सा है जो हमारे जीके बेस्ड होता है, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में हम प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।